गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया साइप्रस रिलेशंस। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है उन्होंने स्टेट विजिट पे की है साइप्रस को, और ये एक फर्स्ट विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की साइप्रस में पिछले 2 डेकेड्स में। साइप्रस के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस 3 अवार्ड्स भी दिया है, जो कि वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। दोनों लीडर्स ने कमिट किया है कि वो एनहांस करेंगे कोऑर्डिनेशन को विद इन इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक यूएन एंड कॉमनवेल्थ। दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया है वो रेगुलरली हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को थ्रू देयर फॉरेन मिनिस्ट्रीज। इंडिया ने रिएटरेट किया है सपोर्ट फॉर साइप्रस की सॉवरेनिटी और यूएन बैक्ड एफर्ट्स फॉर अ बायजोनल एंड बाय कम्युनल फेडरेशन। तो वहाँ पर क्या है कि टेरिटरी जो है साइप्रस की वो डिवाइडेड है 2 जोन्स में, जोग्राफिकली बेसिकली डिवाइडेड है ये। ये फेडरेशन जो है बेसिकली इसमें ग्रीक और जो टर्किश कम्युनिटीज़ हैं उनको डिवाइड किया गया है। दोनों जो है वो यूनिलैटरल एक्शंस को दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और साइप्रस ने यूनिलैटरल एक्शंस जो भी नेगोशिएशंस को हिंडर कर सकती हैं उसको कंडेम किया है या अपोज किया है। साइप्रस और इंडिया ने टेररिज्म को भी कंडेम किया है। दोनों साइड्स ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को एंडोर्स किया है, और साइप्रस ने ऑफ़र किया है कि वो एक लॉजिस्टिक्स हब और गेटवे बनना चाहता है इंडियन ट्रेड का यूरोप में। साइप्रस ने प्लेज किया है सपोर्ट इंडिया ईयू टाइज़ के लिए, क्योंकि 2026 की ईयू काउंसिल प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास है। दोनों कंट्रीज़ ने वेलकम किया है प्रोग्रेस की एरियाज़ में, जैसे ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस। तो दोनों साइड्स ने कंटिन्यू कहा है कोलैबोरेशन करने के लिए ईयू इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के लिए। इंडिया और साइप्रस दोनों एक्सपैंड करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी। मोबिलिटी पायलट प्रोग्राम भी चलाने को कहा है और जिसको फाइनलाइज करने को कहा है बाय एंड ऑफ 2025। एक डिटेल्ड 5 ईयर एक्शन प्लान गाइड करेगा बायलैटरल कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ड्यूरिंग दिस विजिट इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया है इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और यूनिटी ऑफ साइप्रस पर। ये एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज हम टर्की को भेज रहे हैं, जब टर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पीएम मोदी ने जो है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ निकोसिया को भी विजिट किया है, जो कि ओवरलुक करता है टर्किश कंट्रोल्ड नॉर्दर्न साइप्रस को। अब हुआ क्या था कि टर्की और साइप्रस में कन्फ्लिक्ट है। टर्की साइप्रस कन्फ्लिक्ट जो है वो ग्रीक और टर्किश साइप्रट्स के बीच में जो डिवीज़न है उसकी वजह से होता है। तो आप जैसे ही ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हुई तो ग्रीक डिमांड होने लगी कि वो ग्रीक साइप्रट्स ने कहा कि वो ग्रीस के साथ मिलेंगे, और इससे जो है टर्किश साइप्रट्स जो है वो फेयर में आने लगे। 1974 में ग्रीक बैक्ड कू हुआ, जिसकी वजह से टर्की ने इन्वेड किया वहाँ पर, और नॉर्थ जो है वो एरिया जो टर्की ने कंट्रोल कर लिया, और उसको सिर्फ टर्की ही रिकॉग्नाइज़ करता है, दुनिया में और कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। यूएन जो है वो एक बफर जोन मेंटेन करता है। रिपीटेड यूएन लेड नेगोशिएशंस जो है वो फेल्ड हुए हैं इस इशू को रिजॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस 3। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी को जो है ये अवार्ड दिया गया है साइप्रस द्वारा, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है साइप्रस का। इसको नेम किया गया है कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाम पर। 1991 में इसको एस्टैब्लिश किया गया फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, लीडरशिप और कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं कंट्री और द वर्ल्ड को। तो साइप्रस अगर हम देखें, एक यूरेशियन आइलैंड है, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। निकोसिया यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो है उन्होंने लॉन्च किया है समर्थ प्रोग्राम, एक कटिंग एज इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्टअप्स के लिए टेलीकॉम और आईसीटी सेक्टर में। इनिशिएटिव का एम है नर्चर करना सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स बाय प्रोवाइडिंग स्टार्टअप्स विद फाइनेंशियल ग्रांट्स, एडवांस रिसोर्सेज, गाइडेंस, ताकि वो कमर्शलाइज कर सकें अपने आप को। फर्स्ट फेज़ में 18 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। अब हर स्टार्टअप जो है उसको 5 लाख तक की ग्रांट मिलेगी। फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस मिलेगी सी डॉट के कैंपसेस में, दिल्ली और बेंगलुरु में। सी डॉट की लैब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगी। तो इसमें दो स्ट्रक्चर में इसको जो है वो हमने प्लान किया है। 6 मंथ में 18 स्टार्टअप्स, अगले 6 मंथ्स में 18 स्टार्टअप्स, तो टोटल 36 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर दिस प्रोग्राम सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अचल फास्ट पेट्रोल वेसल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अचल फास्ट पेट्रोल वेसल जो है वो सेरेमोनियसली लॉन्च हुई है गोवा में। 5th फास्ट पेट्रोल वेसल है इन अ सीरीज ऑफ 8
जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और इसको डुअल क्लास सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। तो FPV जो है ये, इसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट है। प्राइमरी रोल्स इसके प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सर्वेलेंस है। इसको लगभग टोटल कॉस्ट ऑफ 473 करोड़ के आसपास बनाया गया है, और प्रोजेक्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट बूस्ट जो है वो लोकल इंडस्ट्री को देगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ETLDHCM। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो टेस्ट करने लगा है अपना मोस्ट एडवांस्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डेवलप किया है इंडिजिनसली। इसको हमने प्रोजेक्ट विष्णु के अंडर DRDO द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड, सी और एयर सबसे। और इंडिया इसके बाद हैंडफुल ऑफ नेशंस को ज्वाइन करेगा, US, चाइना और रशिया के, जिनके पास हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं। इसकी स्पीड मैक 8 होगी, मतलब लगभग 11,000 किलोमीटर पर आवर। कन्वेंशनल न्यूक्लियर मिशंस दोनों में इसको यूज़ किया जा सकेगा। 1000 से 2000 किलो तक का जो है ये वॉरहेड कैरी कर सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर्स तक। लो ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई कर सकता है, कोर्स करेक्शन भी कर सकता है। स्क्रैमजेट इंजन द्वारा ये पावर है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस को भी ये विदस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नासा ने कहा है कि जो निसार मिशन है उसके लिए जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो इसरो को भेज दिया गया है। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है? एक एक्टिव डेटा कलेक्शन की टाइप होती है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट एक पल्स ऑफ एनर्जी भेजते हैं माइक्रोवेव का, और वो जो है जितनी रिफ्लेक्ट होके वापस आती है अर्थ से होके सैटेलाइट पर, उससे जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है डेटा को, और बेसिकली शार्प पिक्चर्स इसी के थ्रू हम क्रिएट कर पाते हैं, चाहे वो डार्क हो वेदर या फिर क्लाउडी वेदर हो। सार सिस्टम्स बेसिकली माइक्रोवेव पल्सेस सेंड करते हैं, और जो इकोज आती हैं वापस बाउंस बैक होती हैं ग्राउंड से, ओशन से, आइस और बिल्डिंग से, वो सब अलग अलग होती है। तो उसके बेसिस पर एक पिक्चर जो है वो क्रिएट की जा पाती है। जो की एलिमेंट होता है वो एंटीना ही होता है, जो रिसीव करता है इन इकोज को सैटेलाइट्स पर। तो ये स्मॉल एंटीना जो है वो एक मूविंग प्लेटफॉर्म जैसे एक सैटेलाइट पर लगाया जाता है। ये डेटा 24/7 कलेक्ट कर सकता है। डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट तरीके से माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो इसलिए ऑफकोर्स जो भी चेंजेस हैं वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो अदरवाइज ऑप्टिकल सेंसर्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेंडर पेस्ट। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया को एक प्रेस्टिजियस पोजीशन मिली है। इंडिया का जो ICAR का NIH-SAD भोपाल की लेबॉरेटरी है, उसको रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी बना दिया गया है, कैटेगरी A। रेंडर पेस्ट एक कैटल प्लेग है जो कंटेजियस वायरल डिसीज़ है, और बहुत सी वाइल्ड और डोमेस्टिक क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स को ये अफेक्ट करता है। अदर देन कैटल और बैफलो, जीबस, वाटर बफलोज, अफ्रीकन बफलोज, एरैंड, कुडू, बहुत सारे और एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। इफेक्टिव कॉन्टैक्ट बिटवीन एनिमल्स से स्प्रेड होता है, और कैटल में साइंस ऑफ द डिसीज़ होते हैं फीवर, इरोसिव लीजन्स इन द माउथ, ये सब। हिस्टोरिकली ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया में अकर हुआ। लोगों को नहीं अफेक्ट करता है। 2011 में इसको जो है वो इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब जो ये रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और UN की जो FAO है वो डेजिग्नेट करते हैं, और ताकि ये रीएमर्ज ना हो, ये जो है स्टोरेज जो है इस रेंडर पेस्ट वायरस कंटेनिंग मटेरियल की, वो सिर्फ कुछ ही हाई सिक्योरिटी लेबॉरेटरीज़ में वर्ल्ड वाइड रखा जाता है। उनमें से अब इंडिया भी होगा, तो जो कि सिर्फ 6 फैसिलिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से एक इंडिया के पास भी फैसिलिटी रहेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैली फीवर। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू स्टडी सजेस्ट कर रही है कि डॉग्स जो है वो एक सरप्राइजिंग रोल प्ले कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ में डिटेक्ट करने में वैली फीवर को। वैली फीवर एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंगी से होती है, सॉइल में से। ये फंगी स्पोर्स जो हैं वो एयर में आ सकते हैं किसी भी तरह से सॉइल से, और लोग इसको फिर ब्रीथ कर लेते हैं, उनके लंग्स में पहुंच जाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट तो नहीं होते हैं, और बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स भी ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो लंग में स्टार्ट हो जाती है। लोग लगभग 60 साल के ऊपर के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। मोस्ट पीपल जिनको इन्फेक्शन होती है बाय दिस फंगस, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। जिनको होते हैं उनको कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, या फिर निमोनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। और कभी कभी ये लंग से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में भी आ जाता है, और फिर स्किन, बोन्स, जॉइंट्स, लिम्फ नोड्स यहाँ पर भी पहुँच जाता है।
माइल्ड केसेस ऑफ वैली फीवर में जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है, और कई बार जो है एंटी फंगल मेडिकेशन चाहिए होती हैं, कई बार सर्जरी तक की भी ज़रूरत होती है इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग को रिमूव करके उसको ठीक करने के लिए. So now let us see all these topics in English. So the first topic is India-Cyprus relations. This topic is important for your international relations. PM Modi has recently paid a state visit to Cyprus. This is the first by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. Cyprus President awarded PM Modi the Grand Cross of the Order of Makarios III. The leaders committed to enhancing coordination with international bodies like the UN and Commonwealth. Two countries also agreed to hold regular high-level political dialogue and activate institutional mechanisms through their foreign ministries to monitor and implement an upcoming bilateral action plan. India reiterated support for Cyprus sovereignty and UN-backed efforts for a bizonal, bicommunal federation. Bizonal means that territory is divided into two zones, reflecting the geographical separation of the two communities. The federation is structured to accommodate and represent the interests of both Greek and Turkish Cypriot communities. And Cyprus and India have also condemned terrorism. They pledged joint action on terrorism, counter-terrorism, cyber security, defense production, maritime security, and crisis response coordination. Both sides have endorsed the India Middle East Europe Economic Corridor. Cyprus offered to serve India as a logistics hub for Indian trade into Europe. Cyprus has also pledged to support India EU ties during its presidency, EU Council's presidency, and both nations have welcomed progress in key areas. Both sides have also supported continued collaboration through the EU-India Trade and Technology Council. India and Cyprus both have agreed to expand trade and investment also. A mobility pilot program will be finalized by the end of 2025, and a detailed 5-year action plan will guide the bilateral cooperation as well. During this visit, India reiterated its support for the independence, sovereignty, territorial integrity, and unity of the Republic of Cyprus. This has sent a strong diplomatic message to Turkey. PM Modi also made a symbolic visit to the historic center of Nicosia, which overlooks the Turkish-controlled northern Cyprus. So the Turkey-Cyprus conflict stems from the island's division between Greek and Turkish Cypriots, and after gaining independence from Britain in 1960, the tensions rose between Greek Cypriot, who were demanding the union with Greece, and Turkish Cypriots were fearing this. In 1974, Greek-backed coup triggered a Turkish invasion, which resulted in the north being controlled by the Turkish Republic of Northern Cyprus, which is recognized only by Turkey. This island remains divided with the UN maintaining a buffer zone. Repeated UN-led negotiations have failed to resolve issues like territorial return and political equality. Okay. So the next topic is Grand Cross of the Order of Makarios III. This topic is important for your international relations. Recently, PM Modi was conferred with the Grand Cross of the Order of Makarios III of Cyprus. It is the highest civilian honor of Cyprus, which was named after the country's first president. So it was established in 1991. It is given for the exceptional service, leadership, or contributions which have impacted positively the country of Cyprus or the rest of the world. So Cyprus is a Eurasian island which is located in the extreme northeast corner of the Mediterranean Sea. Its capital is Nicosia. So the next topic is Samarth Incubation Program. This topic is important for your Science and Tech and Economy section. So Center for Development of Telematics has launched this Samarth program, which is a cutting-edge incubation program for startups in telecom and ICT sectors. The aim is to nurture sustainable and scalable business models so that they can commercialize. In the first stage, 18 startups have been selected who will receive a grant of up to 5 lakh rupees, a fully furnished office space for 6 months at CDOT campuses in Delhi and Bengaluru. They will also be provided access to CDOT's lab facilities and mentorship from CDOT technologies. This will also offer holistic support to startups and innovators who are working in telecom applications, cybersecurity, 5G or 6G technologies, artificial intelligence, IoT, and quantum technologies. This program will have 18 startups per 6 months. So basically 36 startups will be supported. And Software Technology Parks of India and the Indus Entrepreneurs have been selected as the implementation partner for this program.
So the next topic is Achal fast patrol vessel. This topic is important for your security section. So recently the Achal fast patrol vessel was ceremoniously launched in Goa. This is the fifth fast patrol vessel in a series of 8 being constructed by Goa Shipyard Limited for the Indian Coast Guard. It has been designed and constructed under stringent dual class certification from the American Bureau of Shipping and Indian Register of Shipping. So this FPV features over 60% indigenous content. It has primary roles of protection, monitoring, control and surveillance. It is built at a total cost of 473 crore rupees. The project has also provided a significant boost to the local industry. So the next topic is ETLDHCM. This topic is important for your security section. So India is preparing to test its most advanced indigenously developed hypersonic missile. So this is a long-range hypersonic cruise missile. It is indigenously developed by the DRDO under the Project Vishnu. It is designed for launch from land, sea or air. It will place India among the handful of nations including the US, China and Russia to field hypersonic weapon systems. So this under this system, it can reach the speed of up to Mach 8 or about 11,000 km per hour. So this is designed for both conventional or nuclear missions. So this missile can carry warheads between 1000 to 2000 kg over a range of approximately 1500 kilometers. So it can fly at low altitude and it is capable of course correction mid-flight. It is powered by a scramjet engine. It can even withstand extreme temperatures exceeding 2000 degrees Celsius. So the next topic is synthetic aperture radar. This topic is important for your science and tech section. So NASA has said that NISAR mission has received this synthetic aperture radar at ISRO. So synthetic aperture radar is a type of active data collection where an instrument sends out a pulse of energy and then records the amount of energy that gets reflected back after it interacts with Earth. So SAR imagery is created from the reaction of an emitted pulse of energy. It is a way to make sharp pictures even when it's dark or cloudy. So SAR systems basically send out the microwave pulses and record the echoes which bounce back from the ground, ocean or ice or buildings. The key element is the antenna which receives these echoes, and a small antenna is carried on a moving platform like a satellite. So it can collect data 24/7 from different materials because different materials have different materials reflect the microwaves differently, which allows the SAR to detect changes which is otherwise invisible to optical sensors. So the next topic is Rinderpest. This topic is important for your environment section. So India has secured a prestigious position in global animal health with the designation of ICAR NIHSAD in Bhopal as a Category A Rinderpest holding facility. So Rinderpest is also known as cattle plague. It's a contagious viral disease which affects wild and domestic cloven hoofed animals. So it is spread by effective contact between animals. And in cattle, the signs of disease include fever, erosive lesions in the mouth. It does not affect people. It is historically occurred in Europe, Africa, and Asia. But in 2011, it was declared officially eradicated. So, what is this designation of Rinderpest holding facility? It is given by the World Organization for Animal Health and United Nations FAO to prevent its reemergence. This storage of Rinderpest virus containing material is done to a select few high security labs worldwide, and now India will be among those six countries who are hosting such facilities. So the next topic is valley fever. This topic is again important for your environment section. A new study has suggested that dogs could play a surprising role in public health by helping detect the early spread of valley fever. So the valley fever is a fungal infection which is caused by fungi. These fungi spores can spread into air by anything which disrupts the soil. People can then breathe and this fungi into their lungs. This does not spread from person to person, but or between people and animals. It commonly affects people over the age of 60 years. Most people with an infection by this fungus never have symptoms. Others may have cold or flu-like symptoms or symptoms of pneumonia. Rarely, this infection spreads from the lungs through the bloodstream to involve the skin, bones, joints, or lymph nodes, and the central nervous system or other organs. Mild cases of valley fever usually resolve on their own, and in most severe cases, doctors treat the infection with antifungal medicines. Sometimes even surgery is also essential to remove the infected part of the lung. Okay. So these were our topics for today.
We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.